एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कोस्ट अकाउंटिंग की यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ ओवरहेड्स, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, एलोकेशन, अप्रोप्रिएटमेंट एंड एब्जॉर्प्शन। तो इस चैप्टर में पढ़ने वाले की जो ओवरहेड्स हैं वो क्या होते हैं और ओवरहेड्स को कलेक्शन कैसे करना है, क्लासिफिकेशन कैसे करना है, एलोकेशन कैसे करना है, अपॉर्चमेंट कैसे करना है एंड एब्जॉर्प्शन कैसे करना है। तो पहले लिख लेते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सो टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ओवरहेड्स की ओवरहेड्स क्या है, कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन कैसे करने वाले हैं ओवरहेड कोस्ट की। देन सेकंड इज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएटमेंट की एप्रोप्रिएटमेंट ऑफ ओवरहेड्स क्या है, मेथड्स क्या क्या होते हैं करने की। देन टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड मेथड्स ऑफ ऑब्जर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स की ओवरहेड्स क्या ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं ओवरहेड्स की। नेक्स्ट वन इज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन of overheads and their treatment. So first is CS third revised deals with principles and methods of classification, measurement of overheads, determine the cost of production service कि किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज की ओवरहेड कोस्ट क्या है, एंड फॉर प्रेजेंटेशन टू डिस्क्लोज कोस्ट स्टेटमेंट, जैसे कि जो कोस्ट स्टेटमेंट है वो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ और रीजनेबल तरीके से आए। सर मीनिंग कोस्ट pertaining to a cost center or cost unit may be divided into two portions, direct and indirect. A direct portion of total cost consists the overhead cost, which is aggregate of मटीरियल कोस्ट, इनडायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। देखो जो कोस्ट सेंटर होती है, जो कोस्ट यूनिट होती है, उसे टू पार्शल में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जो इनडायरेक्ट होती है वो टोटल कोस्ट होती है, कितनी उसमें ओवरहेड्स में यूज़ होने वाली है। जो एग्रीगेट होती है मटीरियल, लेबर, इंडायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। सो इट मे बी रिकॉर्ड फ्रॉम द अबव टेबल दैट ऑल डायरेक्ट कॉस्ट्स आर पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट्स एंड ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट आर पार्ट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट की। देखो जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट्स होंगी और प्राइम कॉस्ट का पार्ट होगी, और जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी वो ओवरहेड का पार्ट होगी। सो इनडायरेक्ट क्या है, ओवरहेड। सो indirect costs are those costs which are incurred for the benefit of number and centers of cost unit. Indirect costs therefore cannot be conveniently identified, easily identified नहीं करी जा सकती हैं, but can be appropriate by and absorbed by the cost centers or cost unit, और पर इनको हम measure कर सकते हैं हम। So in general, in general term overheads comprise all expenditure incurred for and connection with a general organization, either for the whole part of undertaking, the cost of operating supply and service used by the undertaking, including maintenance of capital assets, part of overheads. So इन जनरल टर्म्स की बात करें, जो ओवरहेड होगी उसमें सारे एक्सपेंडिचर आएंगे जो भी कनेक्शन हम बनाएंगे जो जनरल ऑर्गेनाइजेशन का। देन द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सप्लाईज एंड सर्विसेज यूज बाय अंडरटेकिंग, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल एसेट्स की, जितने भी हम कैपिटल एसेट्स को मेंटेन करेंगे और वो हमारे पार्ट होगी ओवरहेड्स का। सो टोटल कॉस्ट किस में होती है, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट में। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आता है, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमारी प्राइम कॉस्ट होती है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है, इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स में क्या आ जाती है, सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट्स, जैसे कि इनडायरेक्ट मटीरियल की कॉस्ट, लेबर एंड एक्सपेंसेस। सो डेफिनेशन CIMA defines that indirect cost as expenditure on labor, material or services which cannot be economically identified with the specific suitable cost per unit की। देखो इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, एक्सपेंडिचर जो हम लेबर, मटेरियल, सर्विसेज पे लगाते हैं जो हम ईजिली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। विल्डम डिफाइंस ओवरहेड एज द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर सच एज द एक्सपेंसेस, जो कि सर्विसेज जो कि हम कन्वीनियंट नहीं देख सकते। सो इन सिंपल वर्ड्स ओवरहेड्स आर लोअर कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट कॉस्ट, जिसे जो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होगी वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। सो ऑल द कॉस्ट इनकर्ड ओवर द प्राइम कॉस्ट ओवरहेड्स आर टर्म बर्डन, सप्लीमेंट्री कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट, लोडिंग एंड यूज पे इंटरचेंजली फॉर ओवरहेड्स के। तो ओवरहेड्स को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, बर्डन के यूज़ पे यूज़ कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ऑन कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट एंड लोडिंग, ये सारी चीज़ें हम ओवरहेड्स की जगह यूज़ कर सकते हैं। सो इंपॉर्टेंस ऑफ ओवरहेड कॉस्ट की
इम्पॉर्टेंस क्यों है? सो इन प्रीवियस 5 ईयर प्लान्स इंडस्ट्रियलाइजेशन गिविंग ड्यू इंपॉर्टेंस द रिजल्ट इन द लार्ज नंबर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट और ग्रोथ अब क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे इससे प्लांट ऑटोमेशन हो रहा है, हैवी एक्सपेंडिचर हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ रही है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमारे इन वेरिएबल्स फैक्टर्स यूज़ हो रहे हैं. सो ओवरहेड एक्सपेंसेस बीइंग एन सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द टोटल कॉस्ट एज्यूमिंग द रिक्वायर्ड एनालिसिस कॉस्ट ऑफ ascertainment and control functions. Overhead cost cannot be allocated but have suitable apportionment and absorb. कि हम प्रॉपर इसको allocate तो नहीं कर सकते बट हम इसको absorb and apportionate कर सकते हैं. So the cost accountant is required to pay such attention. तो यहाँ पे जो cost accountant है वो attention pay करता है. So our high over cost and इंडिकेशन ऑफ एन इफिशिएंसी. अगर मान लो हमारी हाई वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, मतलब हाई इंडायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट आ रही है, सो क्या है एक इनफिशिएंसी है. सो दीज डे वी फाइंड आउट ओवरहेड एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन. हमको देखो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है कॉस्ट्स, बट दिस नॉट अकर हाई ओवरहेड डज नॉट इंडिकेट इनफिशिएंसी. इट इज़ बाय लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन. की देखो ऐसा नहीं है कि अगर बस ज़्यादा हाई ओवरहेड कॉस्ट आ रही है तो आपका ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, फिर इनफिशिएंसीज आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है. ज़्यादा लार्ज स्केल प्रोडक्शन में आ ही जाता है. देन उसके बाद जैसे कि इंक्रीज इन एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, लेबर, लेस ह्यूमन एफर्ट्स आ रहे हैं, मेंटेन एक्सपेंडिचर है आ रहा है, इम्प्रूव मेथड ऑफ मैनेजमेंट, कंट्रोल लाइक वर्क स्टडी, ये सब चीज़ें आ रही हैं. तो इस वजह से हमारा काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है. देन स्टेप्स इन ओवरहेड अकाउंटिंग की कौन कौन से स्टेप्स होते हैं हमारे पास ओवरहेड अकाउंटिंग में. सो टू असर्टेन द टोटल कॉस्ट ओवरहेड आर एडेड टू द प्राइम कॉस्ट. अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालना है तो हम ओवरहेड में प्राइम कॉस्ट ऐड करते हैं, क्योंकि टोटल कॉस्ट के लिए हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों लगेगी. डायरेक्ट कॉस्ट हमारी प्राइम कॉस्ट है और इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारी ओवरहेड्स है, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी. सो द ओवरहेड कॉस्ट विच कैन नॉट बी इफ ऑफिशियली रिलेटेड टू कॉस्ट टू प्रोपोर्शनेट द वेरियस डिपार्टमेंट. देखो जो डायरेक्टली हमें किसी डिपार्टमेंट नहीं मिलता उसको हम वेरियस डिपार्टमेंट नहीं मिलते, तो हम प्रॉपर से एक एप्रोप्रिएट कर सकते हैं जो किसी डायरेक्ट किसी डिपार्टमेंट में नहीं जा सकते. सो फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व विद दिस प्रोसीजर. तो इस प्रोसीजर में कुछ हमारे स्टेप्स होते हैं. तो फर्स्ट इज कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स, क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स, allocation of apportionment of overheads, reapportionment of services department of cost production, absorption of overheads by production units, and treatment under and over absorption of overheads. So first is collection and productive overheads. So collection of production overhead. So production overhead should be collected under separate standing order number provided. ये कि जो हमारे पास कलेक्शन होती है इनको हम सेपरेट नंबर ऑर्डर के हिसाब से प्रोवाइड कर सकते हैं. फॉलोइंग आर द सोर्सेज डॉक्यूमेंट. जो हमें कुछ सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स होते हैं. तो फर्स्ट इज स्टोर्स रिक्वेस्ट्स. So indirect materials like brushes, boom, soap, oil, wages, clothes from the store obtained by the store requests in numbers. These numbers are representing unit such material, productive overheads account इन लेजर. ये सारी चीज़ें जाती है हमारी स्टोरेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में. सो वेजेस एनालिसिस सीड. सो इनडायरेक्ट कॉस्ट इतनी जैसे कि वेजेस, स्वीपर, वेजेस ऑफ सर्विसेज, बेनिफिट्स, इन सब के जो जॉब कार्ड्स वगैरह हो जाते हैं ये सारे जाते हैं हमारे क्रेडिट होते हैं हमारे वेज अकाउंट कंट्रोल अकाउंट में. देन इनवॉइस ऑफ परचेज ऑफ वाउचर्स की जो वाउचर्स होते हैं लाइक पेमेंट टू आउटसाइड पार्टी, जो आउटसाइड पार्टी को हम देते हैं. देन जो जनरल वगैरह होते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह ये सारी हमारी क्रेडिटिव होती हैं हमारी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में. देन टास्क बुक. सो वेयर ट्रांजेक्शन अकर मोर फ्रिक्वेंटली. पे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चीज़ें यूज़ हो सकती हैं. जहाँ इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर प्रोबेबली कलेक्टेड अगेन स्टैंडिंग नंबर की स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर है. सो दीज एक्सपेंसेस जस्ट कलेक्टेड फ्रॉम कैश बुक आर डेबिटेड बाय अकाउंट सूटेबल. कि ये सारे डेबिटेड होते हैं स्टोर लेजर अकाउंट में एंड वेज कंट्रोल अकाउंट में एंड जर्नल लेजर में. सो जर्नल एंट्रीज नंबर ऑफ आइटम प्रिटेंडिंग ओवरहेड एक्सपेंसेस की वो कितनी ओवरहेड एक्सपेंसेस में आया है. यहाँ पे जर्नल एंट्रीज होते हैं जो कि जनरल बुक में हम कलेक्ट करते हैं. सो सब्सिडियरी रिकॉर्ड्स कौन कौन से होते हैं. दीज आर मैनी आइटम्स ओवरहेड जो हमारे किसी करंट सिनेरियो के रिजल्ट नहीं होते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन, नेशनल रेंट, नहीं नोशनल रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ये सारी चीज़ें हमारे पीरियडिकली सब्सिडी बुक में यूज़ होती हैं. देन उसके बाद नेक्स्ट
that is record like plant machinery. Then the sources are used for element wise. sources होते हैं element wise यूज होते हैं. The indirect material क्या है, material requisites like invoice material क्या है. Then indirect labor के लिए हम payroll, overtime, miscellaneous vouchers ये सब prepare करते हैं. Then indirect expenses के लिए हम paid vouchers यूज़ करते हैं, journal यूज़ कर सकते हैं. So the document which may are used for connection this collection allocation appropriate overhead standing order previous journals invoice these have been discussed in appropriate places in the books. तो ये सारी चीज़ें हम बुक्स में डिस्कस करते हैं. सो क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स की देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स कैसे करें. सो क्लासिफिकेशन कॉस्ट क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग कॉस्ट अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक. देखो कॉस्ट क्लासिफिकेशन क्या होती है कि प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग कॉस्ट की कॉस्ट को आप उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर रहे हो. सर द इन्वॉल्व्स द स्टेप्स इसकी डिटर्मिनेशन करना कि कौन सा क्लास ग्रुप है कौन सा नहीं. देन सब डिवाइड करना जो मेथड होता है अडॉप्टेड किया जाता है काफ़ी ज़्यादा जगह पे. देन ओवरहेड्स कौन कौन से, फंक्शन वाइज, बिहेवियर वाइज एंड एलिमेंट वाइज. सो फंक्शन वाइज की अगर ओवरहेड्स की बात करें, मतलब इंडायरेक्ट कॉस्ट हमारी उसको फंक्शन वाइज बात करें तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स कौन से आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कौन से, सेलिंग ओवरहेड कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कौन सा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस कौन सा है. बिहेवियर वाइज बात करें तो फिक्स्ड ओवरहेड क्या है, वेरिएबल क्या है, सेमी वेरिएबल. देखो फंक्शन वाइज मतलब वो क्या काम कर रहे हैं. सो प्रोडक्शन में काम आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में काम आ रहे हैं, सेलिंग में काम आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में काम आ रहे हैं, रिसर्च में काम आ रहे हैं. ठीक है. बिहेवियर की बात करें कि मतलब उसका नेचर कैसा है, तो फिक्स्ड है, वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल. फिक्स को आप जो एक मतलब आप उसको रिपीटेडली चेंज नहीं कर सकते तो वो फिक्स में आ जाएगा. वेरिएबल में आप उसको थोड़ा अनलाइकली, थोड़ा चेंजेबल हो सकता है. देन सेमी वेरिएबल तो जो न्यूट्रल होता है. देन एलिमेंट वाइज कि डायरेक्ट मटेरियल है या फिर इंडायरेक्ट लेबर या फिर इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस की वो एग्जैक्टली नेचर क्या है उनका. देन उसके बाद अ कंसर्न में adopt one more above classification. For example, the overhead expenses in many अब मे बी फर्स्ट डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस. पहले फंक्शंस को डिवाइड करेंगे तो उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में, देन सेमी वेरिएबल, देन ये सब चीज़ें. देन फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स की अगर फंक्शंस की बात करें तो when overhead expenses are classified with the reference to major division activity in concern it is called functional. कि जब वो किसी एक्टिविटी के बेसिस पे डिवीजन करा जाए तो उसको फंक्शनल बोलते हैं. सो द क्लासिफिकेशन नेसेसरी टू स्ट्रेंथन, ये स्ट्रेंथ के लिए काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी होता है. सो द अमाउंट ग्रुप फॉर्मिंग द क्लासिफिकेशन इसकी मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंसेस इन सब चीज़ों में यूज़ हुआ है. दैन क्लासिफिकेशन विद रिगार्ड ऑफ बिहेवियर एक्सपेंसेस की बिहेवियर क्या है. सो अंडर दिस ओवरहेड क्लासिफिकेशन विद रेफरेंस टू देयर टेंडेंसी विद द प्रोडक्शन, सेल्स वॉल्यूम एंड एक्टिविटी लेवल कि उनकी एक्टिविटी लेवल क्या है, उनका फेल आउट आउटपुट कितना आ रहा है, कि कांस्टेंट आ रहा है, आउटपुट कैसा है. तो उसके बाद यहाँ पे 3 चीज़ों में डिवाइड करा है, फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल, और सेमी फिक्स्ड ओवरहेड भी बोल सकते हैं. तो फिक्स्ड ओवरहेड कौन से होते हैं. सो Fixed overhead cost, also called period cost or policy cost, is the cost which occur relation to passage of time. जो टाइम के चेंजेस पे चेंज होते रहते हैं विद इन द लिमिट टेंड्स टू एंड अनइफेक्टेड फ्लक्चुएशन द लेवल ऑफ एक्टिविटी. दीज एक्सपेंसेस रिमेन फिक्स्ड इन टोटल अमाउंट. ये जो एक्सपेंसेस होते हैं फिक्स रहते हैं टोटल अमाउंट में, मतलब इनको आप ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते. इंक्रीज एंड विद इंक्रीज एंड डिक्रीज इन, मतलब कि प्रोडक्टिविटी जितनी भी चेंज रहे पर आपके वाले एक्सपेंसेस चेंज नहीं हो सकते विद इन द टाइम. सो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेज एज प्रोडक्शन इंक्रीजेज, इंक्रीज एज प्रोडक्शन डिक्राइज. तो यहाँ पे जो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट होती है ये डिक्रीज होती है जब हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, और इंक्रीज होती है जब हमारा प्रोडक्शन डिक्रीज होता है. देन उसके बाद इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, लाइक डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, बिल्डिंग्स, पे अलाउंसेस, डायरेक्टर मैनेजर्स एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, बैंक चार्जेस, लीगल एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें होती है. देन फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट आर नॉट ऑलवेज होली फिक्स्ड इन नेचर की, जो हमेशा फिक्स्ड नहीं होती. देखो कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ आउटपुट फिक्स्ड में है, देन टोटल कॉस्ट पर यूनिट, देन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट. देन फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट आर नॉट ऑलवेज होली फिक्स्ड इन नेचर की, हमेशा फिक्स नहीं होती नेचर में. इन कंसर्न इंक्रीज इन कैपेसिटी इट डज नो इन एडिशनल इक्विपमेंट. यहाँ पे एडिशनल इक्विपमेंट में या फिर बिल्डिंग्स लग जाते हैं जो कभी कभी स्टाफ रिक्वायरमेंट मेट कर सकता है. सो इट विल रिजल्ट इन मोर फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट. यहाँ पे ज़्यादा ओवरहेड कॉस्ट में आ जाता है. देन फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट ओनली विद द लिमिट ऑफ प्लांट कैपेसिटी एंड मे बी अप्रिशिएबल चेंज इन प्लांट कैपेसिटी अफेक्ट द ओवरहेड्स. के देखो कभी कभी जो फिक्स ओवरहेड्स होते हैं कांस्टेंट ही रहते हैं एज़ पर दी कैपेसिटी कितनी है आपको परचेज़ करने की, एक्स्ट्रा या फिर नहीं. देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक
वेरिएबल ओवरहेड्स पड़ता है। इट इज़ द कॉस्ट विच टेंड टू फ्लो इन शॉर्टर टर्म, ये शॉर्टर टर्म में होती है और ये चेंज होती रहती है। वेरिएबल कॉस्ट फ्लक्चुएट, ये फ्लक्चुएट होती रहती है। देन उसके बाद जैसे कि लुब्रिकेंट्स, एडल टाइम, लाइटनिंग, हीटिंग एक्सपेंसेस, डिफेक्टिव वर्क्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं हमारी। देन उसके बाद वेरिएबल ओवर कॉस्ट थ्योरम रिवील द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्टली वेरिएबिलिटी। जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है ये प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड कर सकता है परफेक्टली वेरिएबिलिटी का, कि वेरिएबिलिटी कैसी है। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स हो जाए। एक होते हैं जो 100% वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं। उसके बाद द एक्सपेंसेस पर यूनिट प्रोडक्शन आर लोअर एट लोअर रेंज, की लोअर रेंज के लिए होते हैं लाइक एंड ग्रेजुअली इंक्रीजेज प्रोडक्शन गोज। अब जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है ये भी बढ़ते रहते हैं। देन द एक्सपेंसेस यूनिट टू प्रोडक्शन आर मोर एट लोअर रेंजेस ऑफ आउटपुट बट ग्रेजुअल डिक्रीज एट द इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन। फिर कुछ ऐसे होते हैं जिसकी इंक्रीज आपका हो रहा है प्रोडक्शन तो ये डिक्रीज होते रहेंगे। देन सेमी वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो कॉल्ड मिक्स्ड कॉस्ट और सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। तो इस कॉस्ट कंटेनिंग बस में फिक्स भी होते हैं अनफिक्स्ड भी होते हैं। सो यहाँ पे फ्लक्चुएशन से इफेक्ट होता है कि जैसे फ्लक्चुएशन हो रही है वैसे आपका काम चलने वाला है। सो डायरेक्टली टेलीफोन एक्सपेंसेस इंक्लूड फिक्स प्रोसेस की जैसे जैसे आप टेलीफोन यूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका बिल आता रहेगा। देन सेमी वेरिएबल ओवरहेड आर टू टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट टाइप शो सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड वेरिएबल एलिमेंट ऑपरेट्स एट लेवल्स एज शोन इन ग्राफ्स बिलो। जो ग्राफ्स में शो करे हैं एक होता है वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी लाइक कॉस्ट कितने वेरिएबल के साथ इंक्रीज हो रही है, फिक्स और वॉल्यूम ऑफ एंड मनी। देन उसके बाद द सेकेंड टाइप ऑफ सेमी वेरिएबल वेयर द वेरिएबल एलिमेंट कम इनटू ऑपरेशन आफ्टर द सर्टेन लेवल की लेवल कि देखो फर्स्ट वाले में तो आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है बट नेक्स्ट में आपका थोड़ा पीछे से स्टार्ट हो रहा है। देन स्टेप कॉस्ट क्या होता है? स्टेप कॉस्ट आर कॉस्ट फीचर इंक्रीज इन स्टेप दीज रिमेन कॉन्स्टेंट ओवर वेरियस। देखो ये स्टेप कॉस्ट होती है जो चेंज होती रहती है एज़ पर आपके मूव क्या क्या होते हैं आपके स्टाफ वेजेस वगैरह उनके बेसिस पे। द नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपेंसेस। सो segregation of semi variable overhead cost into fixed and variable overheads is important in correct cost ascertainment, cost control and decision making. Following methods may be employed for this purpose. So देखो डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी की जो आपकी वेरिएबिलिटी है उसकी डिग्री आपको चेक करनी है तो कैसे होता है? सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट इनटू फिक्स्ड वेरिएबल के हम सेग्रीगेशन करते हैं सेमी वेरिएबल का फिक्स्ड एंड वेरिएबल्स में इंपॉर्टेंट फॉर करेक्ट असर्टेनमेंट। जैसे मेरे प्रॉपर एक कोस्ट असर्टेनमेंट निकल आए, कोस्ट कंट्रोल निकल आए, डिसीजन मेकिंग हो पाए। सो कुछ मेथड्स होते हैं। तो फर्स्ट इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मेथड। अंडर दिस मेथड अ स्कैटर ग्राफ इज कंस्ट्रक्टेड बाय प्लॉटिंग द वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ एक्टिविटी लेबर पर आवर्स। कि देखो हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, एक्टिविटी, लेबर आवर्स, यूनिट प्रोडक्शन जितना आ रहा है, फिर इन्हीं मेथड के हमारे इनकी हेल्प से एक स्कैटर ग्राफ तैयार कराते हैं इन्हीं को प्लॉट करने के बाद। सो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो बिटवीन दीज प्लॉटेड पॉइंट्स द लाइन बेस्ट की जो भी इन प्लॉटेड पॉइंट्स के बीच में जो बेस्ट लाइन फिट करती है वही यूज़ करी जाती है। लाइक इलस्ट्रेशन है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल यूनिट कितनी है और हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं यूनिट नीचे और ये और एक फिक्स लाइन आ जाती है उसको बोलते थे वेरिएबल कॉस्ट। देन नेक्स्ट इज लीस्ट स्क्वायर मेथड। सो दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू स्प्लिट सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट्स। कि देखो ये थोड़ा बेस्ट मेथड होता है स्प्लिट करने का सेमी वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल एलिमेंट्स में डालने का। दिस इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेथड, एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो कि दिखाता है कि आपको बेस्ट फिट कहाँ पे आ रही है ऑब्जर्वेशन के साथ। देन मंथ्स, यूनिट्स ऑफ आउटपुट कितनी है, इनडायरेक्ट लेबर कितना है, डेविएशंस कितनी आ रही है। देन इलस्ट्रेशन है। उसके बाद नेक्स्ट इज मेथड ऑफ एवरेजेस। हमारा एक मेथड है हाई एंड लो पॉइंट्स मेथड। अंदर दिस मेथड आउटपुट टू डिफरेंट लेवल, जो हमारा जो आउटपुट होगा उसको 2 डिफरेंट लेवल पे फिट कर देंगे, हाई पे और लो पे। एंड विद अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर दीज डिफरेंसेस पीरियड। फिर ना जैसे कि आपके चेंजेस आते रहते हैं इन्हीं के डिफरेंसेस में चेंजेस आते रहते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट इज़ मेथड्स ऑफ एवरेजेस। सो दिस मेथड इज़ सिमिलर टू स्कैटर ग्राफ, थोड़ा स्कैटर ग्राफ से सिमिलर है। एंड हाई एंड लो पॉइंट्स, इसमें हाई एंड लो पॉइंट्स वाले मेथड भी आ रहा है काफ़ी हद तक। उसके बाद नेक्स्ट इज़
analytical method. Under this method, cost accountant from his past experience will empirically what proportional semi variable अपने past experience के साथ अपने present में applicable करता है and in future को use करता है, future में use करता है. Then adjustment for inflation, अगर inflation है तो उसके लिए कैसे adjustment होगी. So in all the above method discuss it assume that price are constant. अभी हमने जो ऊपर method करे इन सब में हमने देखा है कि जो हमारे जो प्राइसेस हैं वो सब में कांस्टेंट लेवल पे रखे हैं एंड मूवमेंट इन कॉस्ट हैव बीन कॉस्ट बाय चेंजेस वॉल्यूम ओनली. अगर जितनी भी चेंजेस आए हैं वो वॉल्यूम में चेंजेस आए हैं. सो इन ऑर्डर टू सेग्रीगेट द सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स वेरिएबल एलिमेंट्स इट इज़ जब एलिमिनेट द इफेक्ट चेंजेस इन प्राइस. सो हम सब के एक वो है कि इन सबको एलिमिनेट कर दें हम जितने भी हमारे कुछ चेंजेस आ रहे हैं. सो नेक्स्ट इज़ necessity of classification of overheads into fixed and variables. So the necessity advantages क्या क्या होते हैं हमारे the overheads into fixed and variables. अगर हम fixed and variables में करेंगे तो फर्स्ट इज फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस की सेलिंग प्राइस को डिवाइड करने में हमें हेल्प मिलेगी. नेक्स्ट इज फ्रेमिंग द फ्लेक्सिबल बजट सेग्रीगेशन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स वेरिएबल की आपका बजट आप सेट करोगे कैसे रहेगा. देन इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल. फिक्स्ड एक्सपेंसेस आर इनकरेड बाय मैनेजमेंट की जो मैनेजमेंट होगा वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस यूज़ करने वाला है. देन हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजंस की डिसीजंस में उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी. देन ई मैनेजरल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन चार्ज फॉर द टेक्निक ऑफ मैनेजर कॉस्टिंग और प्रिपेयर करोगे आप ब्रेक इवन पॉइंट्स एंड आप ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो. नेक्स्ट इज मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स की आप अच्छे से ऑब्जॉर्व कर सकते हो. इन शॉर्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल इज़ हाईली हेल्पफुल. इन शॉर्ट अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये क्लासिफिकेशन हेल्प कर देता है कि उसको कैसे यूज़ करने वाले हैं हम. सो द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट into fixed and variable is not perfect as it used an assumption the cost influenced by volume. It's not true. जो अगर क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक इस assumption पे है is not perfect as it ये परफेक्ट नहीं है क्योंकि इस assumption पे बेस्ड है कि जो हमारा जो सिर्फ हमारा वॉल्यूम से इफ़ेक्ट होता है. सो बट देयर आर बट कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, प्लांट, जिससे हम काफ़ी ज़्यादा हद तक हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड्स इफ़ेक्ट करता है. नेक्स्ट इज़ इलस्ट्रेशन है. देन उसके बाद थर्ड वन दैट इज़ एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन की. एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन कैसे होता है. सो एलिमेंट वाइज वही होता है कि इंडायरेक्ट लेबर क्या है, इंडायरेक्ट लेबर क्या है, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, इंडायरेक्ट मटीरियल्स क्या क्या है. सो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्सपेंसेस कि उनका नेचर क्या है उसके अकॉर्डिंग वे डिवाइड हो रहे हैं. सो इन ऑर्डर टू have efficient analysis of expenses in detail, each of the manufacturer, administration, selling, distribution of work cost into smaller subdivisions. ये स्मॉलर सब डिवीजन में जाते हैं. देन दिस इज अचीव द स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर. स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर मिलता है. स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर आर कन्वीनियंटली अप्लाई होता है प्रोडक्शन में. द कंप्लीशन ऑफ नंबर इज सिमिलर द बोथ टाइप की दोनों टाइप के सिमिलर में होता है ये. देन नेक्स्ट इज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट करता है दैट इज़ कोडिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स की. ओवरहेड्स की कोडिफिकेशन कैसे करते हैं. सो कोडिंग इज़ अ टेक्निक ऑफ इंटेलिजेंटली डिस्क्राइबिंग इन नंबर्स, लेटर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यूमेरिक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, हेड्स एंड नीरेस रिकॉर्डिंग, कंट्रोलिंग ऑफ द दर्द. क्योंकि कोडिंग एक ऐसी टेक्निक है इंटेलिजेंटली डिस्क्राइबिंग जो हमें नंबर्स में, लेटर्स में डिवाइड होती है जो कि एक कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, लेंथ डिस्क्रिप्शन का भी, न्यूमेरियस का भी, जिसमें रिकॉर्डिंग और कंट्रोलिंग करते हैं कॉस्ट को. सो दिस इज जनरली अचीवेबल फॉर्मुलेटिंग कोडिंग सिस्टम. ये कोडिंग सिस्टम से लिया गया है. सो ऑब्जेक्टिव ऑफ कोडिफिकेशन क्या है, जिससे कि टू ग्रुप आइटम्स ऑफ ओवरहेड्स टू सिमिलर नेचर की, जिससे कि ग्रुप कर सके सिमिलर नेचर वालों को. टू फैसिलिटेट एलोकेशन एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ ओवरहेड को, जिससे कि फैसिलिटेट कर पाएँ. देन टू हैव एनालिसिस ऑफ ओवरहेड, हम ओवरहेड को एनालिसिस कर पाएँ. टू रिड्यूस द टास्क ऑफ मेंटेनिंग अ ह्यूज नंबर ऑफ अकाउंट, जैसे कि अकाउंट्स के ह्यूज नंबर को हम ईजिली टास्क कर पाएँ. देन टू हेल्प द टास्क ऑफ मशीन अकाउंटिंग सिस्टम इज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को भी अच्छे से असेस कर पाएँ. देन नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ कोडिफिकेशन of overhead expenses. So the basic requirement of a system codification overhead expenses are
कि क्लासीफाई द एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑब्जेक्ट फंक्शंस के बेसिस पे, देन सिंपल और ईजी होना चाहिए, देन कंसाइज होता है, फ्लेक्सिबल होता है, देन उसके बाद इकोनॉमिकल होता है, नीड्स के अकॉर्डिंग चलता है। देन मेथड्स ऑफ कोडिफिकेशन, कौन कौन से मेथड होते हैं हमारे कोडिफिकेशन के। सो देयर आर 3 वेल tried and acceptable method of codification as given below. So first is mnemonic method. So under this method, alphabetic or symbols are allocated to assist the memory and to help identifying the expenses or cost centers. तो इस मेथड में क्या होता है, हम अल्फ़ाबेटिकली और सिम्बली इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ एक्सपेंसेस को और कोस्ट सेंटर्स को। द सिम्बल्स ऑफ सेल्फ रजिस्टर्स नेम, फॉर एग्जाम्पल AD for administration, RE for repairs, and MA for maintenance, and SAL for salaries, and so on. So the letters may be used in conjunction with numbers. in conjunctions के साथ हो सकता है, जैसे कि decimal numbers. तो whole numbers are used to indicate the master group, की जो whole number master group के साथ यूज़ करे जाएंगे. देन इसकी प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इंडायरेक्ट में लुब्रिकेंट्स, ऑयल, कंज्यूमेबल स्टोर्स, स्पेयर पार्ट्स, द इंडायरेक्ट लेबर में स्टोर्स एंड इंटरनल ट्रांसपोर्ट, इंस्पेक्शन एंड असिस्टेंट, रेम्यूनरेशन में सैलरीज, प्रोडक्शन एंड सो ऑन जैसे डॉट यूज़ करेंगे. देन एडमिनिस्ट्रेशन में सेक्रेटरियल सर्विसेज में स्टाफ सैलरीज, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, अकाउंटिंग सर्विस में स्टाफ सैलरीज, रेंट ऑन अकाउंटिंग. देन उसके बाद ओवरहेड्स में स्टाफ सैलरीज, यही सब चीज़ें हैं. तो उसके बाद फील्ड मेथड न्यूमेरिकल कोड. सो इसमें क्या होगा, दिस मेथड इज़ यूज दोज कंसर्न विच आर लुकिंग आफ्टर मैकेनिज्म punched card accounting. So the 9-digit punched card is divided which barely as under. तो यहाँ पे 9 नंबर्स का पंच कार्ड होगा. सो यहाँ पे कोड्स यूज़ करे जाएंगे. सो द फर्स्ट बैरल ऑफ 2 डिजिट रिप्रेजेंट द काइंड ऑफ क्लास ऑफ ओवरहेड्स. तो पहली जो डिजिट होंगे बताएंगी कि वो कौन से काइंड ऑफ ओवरहेड्स में आ सकता है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल्स में. नेक्स्ट इज द सेकेंड वेरिएबल ऑफ 3 डिजिट रिप्रेजेंट हेड ऑफ एक्सपीरियंस, कि वो कौन से हेड ऑफ एक्सपीरियंस में आता है. नेक्स्ट 3 डिजिट ये बताएंगी. देन द थर्ड वेरिएबल स्टैंड्स फॉर द एम्फेसिस ऑफ एक्सपेंसेस, की क्या एक्सपेंसिव. देन द फोर्थ वेरिएबल 2 डिजिट्स बताएंगे कि कोस्ट सेंटर क्या है. तो फोर्थ एंड उसके बाद फॉर एग्जाम्पल कोड इतना है, स्टैंड्स फॉर वेरिएबल. एंड यहाँ पे देखो कोड, हमने ये कोड तैयार करा है 10 1 2 0 0 1 एंड 0 5. सो पर्टिकुलर्स क्या है, पहले हमारा वो आ जाता है कि नेचर क्या है, मतलब वेरिएबल है, देन कौन सा एक्सपेंसेस में आता है, देन वेटिंग फॉर मटेरियल्स क्या है, देन लीड शॉप. देन उसके बाद आउट ऑफ ऑल दिस मेथड फील्ड मेथड न्यूमेरिकल कोड्स इज कंसिडर्ड मोर सूटेबल. जो हमारा लास्ट वाला है फील्ड मेथड न्यूमेरिकल कोड्स, मुझे भी अच्छा लगा है और ये ज़रा सूटेबल भी होता है लार्ज स्मॉल स्केल बिजनेसेस में. देन एलोकेशन एंड अपॉर्टमेंट of overheads to cost centers, departmentalization of overheads. When all items are collected properly under suitable accounts heading, the next step is allocation of apportionment of such expenses to cost center. अब इन सबको हम cost centers में यूज़ करने वाले हैं. So this is also known as the departmental of overheads. So इन सबको हम departmentalization of overheads भी बोल सकते हैं. So departmentalization of production overheads is the process of identifying production overheads expenses with different production services, कि इनको एक आइडेंटिफाई करना डिफरेंट प्रोडक्शन सर्विसेज में एंड डिपार्टमेंट्स में. इट इज़ डन बाय मीन्स ऑफ एलोकेशन अपॉर्टमेंट ऑफ ओवरहेड्स वेरियस. इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाते हैं, जैसे कि इट इन्वॉल्व्स एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड्स अमंग प्रोडक्शन सर्विस डिपार्टमेंट्स एंड रीअपॉर्चमेंट ऑफ सर्विसेज डिपार्टमेंट ओवरहेड्स एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स. इन सब में यूज़ होता है. देन उसके बाद टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट के टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट क्या है, एक तो प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट होता है. देखो दी मैन्युफैक्चरिंग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, पार्शली प्रोड्यूस डिपार्टमेंट. से प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट का जहाँ पे प्रोसेस होती है मैन्युफैक्चरिंग से लेके ऑर्डर तक की फिनिश्ड गुड तक की, इसमें सब कुछ चीज़ें आ जाती. लाइक फॉर एग्जाम्पल स्टीलिंग एंड हॉट मील, कोल्ड मील एंड पिकलिंग शॉप, एनलिंग शॉप, हार्डनिंग शॉप. देन सर्विस डिपार्टमेंट, यहाँ पे सर्विसेज दी जा सकती हैं, ऑक्सिलरी सर्विसेज दी जा सकती हैं एग्जिस्टेंस में. देन कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड, जैसे कि इलेक्ट्रिक, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, सब चीज़ें. देन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट फैक्ट्री नेम्स असाइन टू देम. देन पार्टली प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स जो कि नॉर्मल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोडक्टिव वर्क भी प्रोवाइड कर सकते हैं. देन उसके बाद नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन ओवरहेड्स. क्या क्या एलोकेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, हम एक्सपेंसेस को ईजीली एलोकेट कर सकते हैं.
देन उसके बाद इससे यूज़ कर सकते हैं सर्विसेज का, कि सर्विस डिफरेंट डिपार्टमेंट में कैसे जानी है। देन असरटेन करते हैं कॉस्ट को रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के साथ। देन टू पे यूजिंग पर डिटरमाइन डिपार्टमेंट ओवरहेड्स की, डिटरमाइन डिपार्टमेंट ओवरहेड्स कहाँ यूज़ हो रहे हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट इज एलोकेशन ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस, की एलोकेशन करना है, कैसे करोगे। सो एलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स विद कॉस्ट सेंटर्स, की आइडेंटिफाई करना है ओवरहेड्स को कॉस्ट के सेंटर्स के साथ। एंड एक्सपेंसेस विच इज़ डायरेक्टली आइडेंटिफिकेबल विच इज़ स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर, की कौन सा स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर है। एलोकेशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कॉस्ट, की नेचर से डिपेंड पता लगेगा कि आपका एलोकेशन क्या होने वाला है। सो इट इज़ द अलॉटमेंट ऑफ होल टाइम कॉस्ट एज अ कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट। चेंजिंग एक्सपीरियंस विच कैन बी आइडेंटिफाई हो रही है इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, की कौन से डिपार्टमेंट। सो सिमिलर द कॉस्ट रिपेयर्स, बस यही था एलोकेशन में, क्या आइडेंटिफाई करना। देन so upper the apportionment of overhead expenses. So cost apportionment is the allotment of proportionate of item of cost centers and cost unit on an equitable basis, कि जितने भी cost centers and cost unit की items हैं इनको हम equally basis पे depart करें. So the term refers to allotment of expenses which cannot be identified wholly with a particular department, जो हम particular department से नहीं relate कर सकते. So these are common cost or joint costs. Common cost और joint costs होते हैं. Such expenses require division. इनको division की ज़रूरत होती है, फिर अपॉर्टमेंट की ज़रूरत हो सकती है. ठीक है. सो इट इज़ डिफाइन एज द अलॉटमेंट ऑफ 2 और मोर कॉस्ट सेंटर्स अपॉर्चुनिटीज ऑफ कॉमन आइटम्स, जो कॉमन डिपार्टमेंट्स में होता है. लाइक डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट allocation and apportionment. So the main difference between cost allocation and apportionment lies in the allocation of deal, कि आपको ऐसे डील करते हो अपने आइटम्स को. देन ये रहा allocation. क्या होता है? allocation मीन्स allotment of whole items of cost centers और cost unit. then apportionment means allotment of items and cost centers और cost unit. so अब allocation में क्या होता है? deals with whole items of cost. यहाँ पे सिर्फ हम proportion items पे डिपेंड करते हैं. देन उसके बाद cost is directly allocated to any cost center और cost unit. जो cost होते हैं डायरेक्टली allocate होते हैं किसी cost center या फिर cost unit से. एंड apportionment की बात करें तो इट मीन्स अ suitable यहाँ पे basis, यहाँ पे suitable basis की ज़रूरत होती है. then cost is allocated when cost center uses whole of the benefit of expenses. और apportionment की बात करें तो cost is appropriate when cost centers uses proportion. यहाँ पे सिर्फ proportionate की basis बात हो रही है तो उन्हीं पे हम ज़्यादा importance देते हैं. then allocation की बात करें तो no base are required for allocation. यहाँ पे किसी base की ज़रूरत नहीं होती है. और जो अपॉर्चमेंट है ये किसी बेसिस पे डिपेंड होता है, जैसे कि एरिया, एसेट्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, इन सब पे बेसिस पे होता है. देन नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट की क्या क्या बेसिस हैं. तो अब सूटेबल बेसिस फाउंड रिपोर्टिंग कि सूटेबल बेसिस देखे जाते हैं. सो द बेसिस शुड बी अडॉप्टेड विद एक्सपेंसेस, कि कहाँ पे वो शूट करते हैं इसी के अकॉर्डिंग उनको सेलेक्ट किया जाता है. सो फर्स्ट इज डायरेक्ट एलोकेशन. ओवर्स डायरेक्टली एलोकेटेड, डायरेक्टली एलोकेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ओवर टाइम प्रीमियम, जॉब रिपेयर्स, इन सब चीज़ों पे. देन डायरेक्ट लेबर एंड मशीनर्स. देन ओवर एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूटेड डिपार्टमेंट, मेजॉरिटी जहाँ पे आती है वहीं पे. देन वैल्यू ऑफ मटीरियल पासिंग थ्रू कॉस्ट सेंटर्स. द बेसिस इज अडॉप्टेड फॉर एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद डायरेक्ट मटीरियल. डायरेक्ट मटीरियल क्या है? देन डायरेक्ट वेजेस कितनी है, वेजेस, वर्कर्स, इंश्योरेंस वगैरह. देन नंबर ऑफ वर्कर्स के बेसिस पे. देन उसके बाद बेसिस ऑफ अपॉर्टमेंट यही कि डायरेक्ट लेबर है तो जर्नल ओवरहेड्स, वैल्यू ऑफ मटेरियल तो मटेरियल हैंडलिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस है तो वर्कर्स, इंश्योरेंस, नंबर ऑफ वर्कर्स, कैंटीन एक्सपेंसेस वगैरह ये सब चीज़ें. देन रिलेटिव एरिया ऑफ डिपार्टमेंट्स क्या है, रेंट, रेट, टैक्सेस वगैरह. देन लाइट पॉइंट्स क्या है, देन कैपिटल वैल्यूज़ क्या है, नंबर ऑफ फीमेल्स वर्कर, ये सब चीज़ें. देन प्रिंसिपल्स ऑफ अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं. सो फर्स्ट इज सर्विस और यूज़ बेनिफिट डिराइव्ड. सो इन दिस सर्विस रेंडेड पर्टिकुलर आइटम ऑफ एक्सपेंसेस डिफरेंट डिपार्टमेंट कैन बी मेजर ओवरहेड कैन बी कन्वीनियंटली अपॉर्चमेंट. की देखो कोई सर्विस अगर रेंटर कर रहे हो किसी पर्टिकुलर आइटम में या फिर पर्टिकुलर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में तो उसको मेजर कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है ये करना. देन नेक्स्ट इज ability to pay methods. So under this method overhead should be distributed proportionate to sales ability. यहाँ पे sales ability, income, profitability इन सब चीज़ों पे देखते हैं. So this method is inequitable, थोड़ा inequitable होता है. then efficiencies method में under this method the appropriate expenses made on the basis of production target. की production target क्या है यहाँ पे उस basis पे appropriate होता है. then उसमें survey method
अकॉर्डिंग टू द सर्वे। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज इलस्ट्रेशन। देन reapportionment of service department cost of production department. So service department costs are to be reappropriated to the production department or cost center where production is going on. So the following reapportionment overhead expenses known as secondary distribution को secondary distribution ही बोलते हैं. Following is a list of bases कि अपॉर्चमेंट की कहाँ पे करना है. सो फर्स्ट इज सर्विस डिपार्टमेंट को, उसमें मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कितना उन्होंने ईच काम करा है. देन पे रोल और टाइम कीपिंग, टोटल नंबर ऑफ़ मशीन्स की टोटल नंबर ऑफ़ मशीन्स कितनी यूज़ हुई हैं. देन एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट, रेट ऑफ लेबर, टर्नओवर कितना है. स्टोर कीपिंग डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ मटीरियल क्या है. देन उसके बाद परचेज़ डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ़ परचेज़ ऑर्डर्स क्या है, वेलफेयर, एम्बुलेंस वगैरह ये सब चीज़ें, पावर हाउस वगैरह, बस ये पढ़ने वाली चीज़ें आप पढ़ लेना. देन उसके बाद मेथड्स ऑफ रीअपॉइंटमेंट की मेथड्स क्या क्या होते हैं. सो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स के क्या हैं. डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्टेप डाउन मेथड एंड रेसिप्रोकल सर्विसेज मेथड. इसके 3 पार्ट है. एक होता है simultaneous equation method, repeated distribution method, trial and error method. So first is direct redistribution method. So under this method the cost of service department are directly appropriated to the production department without taking into consideration ऐसी services की कोई services को consideration में रखते हैं, डायरेक्ट हम चीज़ें ले लेते हैं. then उसके बाद step down method. अंडर दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ मोस्ट सर्विसेबल डिपार्टमेंट फर्स्ट अपीयर कि पहले जो सर्विसेज डिपार्टमेंट होंगे उनको पहले देखा जाएगा, जो सर्विस डिपार्टमेंट होंगे फिर में कॉस्ट एप्रोप्रिएशन किया जाएगा. देन आई थिंक सो इस चैप्टर में से ना ज़्यादा थ्योरिकल ही आएगा, इसमें काफ़ी मुझे लगता है मेथड्स ही आएंगे अगर आए तो, इफ़ सो. थर्ड वन इज़ रेसिप्रोकल सर्विसेज मेथड. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड लिमिटेशन ऑफ स्टेप मेथड, लिमिटेशन हटाने के लिए उसकी यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, 2 डिपार्टमेंट सर्विसेज टू ईच डिपार्टमेंट शुड बी चार्ज को सर्विसेज चार्ज करता है. तो यहाँ पे 3 माइनर है. तो फर्स्ट इज़ simultaneous equation method. So under this method true cost of service department are certain. यहाँ पे true cost निकाली जाती है किसी भी सर्विस डिपार्टमेंट की कि कैसे कैसे करना है, ज़्यादा प्रेफरेबल मेथड होता है हमारा. देन उसके बाद नेक्स्ट इज़ repeated distribution method. So under this method totals are shown in the department. टोटल डिपार्टमेंट्स दिखा जाते हैं, क्लाइंट पुट करी जाती है, फिर इसमें फिगर्स निकाला जाता है कैसे कैसे करना है. द प्रोपोर्शन इज द कोस्ट सर्विसेज कोस्ट सेंटर्स फॉलोड इन दिस मेथड. डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्शन कोस्ट एंड सर्विसेज की कोस्ट एंड सर्विसेज के अकॉर्डिंग चीज़ें निकाली जाती है. द नेक्स्ट इज सिमिलरली द कोस्ट ऑफ अदर सर्विसेज सेंटर्स की अदर कोस्ट एंड सर्विसेज क्या है उसी के बेसिस पे होता है ये. नेक्स्ट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स की ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स कैसे होता है. सो इंट्रोडक्शन. After learning this method to be followed for allocation and apportionment of overhead cost discussed in previous chapter, as we now required to learn next overhead distribution कि अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ओवरहेड्स का. सो अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स सिंपली मीन्स रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स. देखो अब्जॉर्प्शन मतलब कि रिकवरी कैसे होने वाली है फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से. सो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स एलोकेशन एंड अपोर्शन द ओवरहेड कोस्ट डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डिपार्टमेंट्स एंड दिस इज डन टू यूनिट्स प्रोड्यूस कि उनको कैसे उनको रिकवर एंड कैसे उनको अब्जॉर्व करना है. सो प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट टोटल कॉस्ट, यहाँ पे सर्विसेज डिपार्टमेंट्स आएगी, रीअपॉइंटमेंट जिसमें एलोकेशन सर्विस अपॉइंटमेंट कॉस्ट ही आएगा. यूनिट्स प्रोड्यूस की कितनी यूनिट्स करी है, अगर इनको वापस ले रहे हो तो इसको एब्जॉर्प्शन में आएगा. एंड एलोकेशन में क्या आएगा, स्पेसिफिक कॉस्ट कितनी आ रही है, एंड कॉमन कॉस्ट में आएगा अपॉइंटमेंट कितना आ रहा है. देन डेफिनेशन. सो अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवर इज द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्बिंग overhead cost allocate the apportionment कि उनको absorb करना. in this in other words method of appropriation overhead expenses centers producing departments cost unit is known as overhead cost. then उसके बाद steps in absorption of overheads, कौन से स्टेप्स होते हैं अब्जॉर्प्शन के. सो देयर आर 2 स्टेप्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स की कौन कौन से हैं. फर्स्ट इज कंप्यूटिंग ओवरहेड रेट्स एंड सेकंड इज अप्लाइंग ओवरहेड रेट्स टू कॉस्ट यूनिट. सो कंप्यूटिंग ओवरहेड रेट्स. सो ओवरहेड
rates based on some suitable basis. यहाँ पे कुछ suitable basis होता है. So the basic procedure of collection of overhead rates divide the amount of overhead expenses. उनको divide करना overhead expenses में. So the base could be units of product, direct material. So overhead rate कैसे निकालते हैं? ओवरहेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटम बेस, कितनी क्वांटिटी आ रही है. देन एग्जांपल है इसका. देन उसके बाद नेक्स्ट इज़ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स. ओवरहेड रेट्स कितना है. देन उसके बाद एक्चुअल ओवरहेड रेट कितना आ रहा है जो क्वांटिटी वाइज आता है. देन उसके बाद प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट इन एडवांस, जो हम एडवांस में सोच लेते हैं कि कैसे बजट होने वाला है, कैसे उसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे चीज़ें होने वाली हैं. तो उसके बाद ब्लैंकेट और सिंगल ओवरहेड रेट्स. व्हेन अ सिंगल ओवरहेड रेट इज़ कंप्यूटेड इन द फैक्ट्री, जब वो ओवरऑल फैक्ट्री में चलता हो, इट इज़ नोन एज सिंगल. जो कि ऑल ओवर फैक्ट्री में चलता हो वो रेट उसको बोलते हैं ब्लैंकेट रेट. उसके बाद मल्टीपल ओवरहेड रेट्स. व्हेन डिफरेंट रेट्स आर कंप्यूटेड फॉर ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट, जब डिफरेंट रेट सेट करे जाए किसी एक ही चीज़ के लिए तो उसे बोलते हैं मल्टीपल ओवरहेड रेट्स. सो मल्टीपल कैन बी, ईच को कैसे कैलकुलेट करता है, सेपरेट निकाला जाता है ईच अकाउंट का, देन सेपरेट रेट निकाला जाता है ईच सर्विसेज का, देन सेपरेट और फिक्स वेरिएबल्स अकॉर्डिंग, इन सबके लिए अकॉर्डिंग, सबके अकॉर्डिंग चीज़ें चलाते हैं. देन सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट्स क्या होता है, कैरी विदाउट एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट के साथ हम किसी का रेंट किसी का ओवरहेड पे किसी पे चला देते हैं. देन उसके बाद नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स. प्रोडक्शन ओवरहेड्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं. तो फॉलोइंग आर द मेन मेथड्स. फॉलोइंग आर द मेन मेथड्स हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड, प्राइम कॉस्ट मेथड एंड द लेबर आर मेथड एंड द मशीन आर मेथड एंड द रेट पर यूनिट प्रोड्यूसिंग एंड सेल प्राइसिंग पर मेथड. सो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड. सो इसमें ओवरहेड कॉस्ट निकाल सकते हैं, जितनी प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट आ रही है उसको डिवाइड कर देंगे मैं एंटिसिपेटेड डायरेक्ट मटेरियल से एंड इंटू कर देंगे 100 से, तो हमारी कॉस्ट निकल जाएगी. तो इस बार सूटेबिलिटी कहाँ पे आ जाए कि आउटपुट थोड़ा यूनिफॉर्म आ रहा हो, प्राइसेस जो मटेरियल स्टेबल है, द प्रोपोर्शन ईजी हो. देन एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं. कैलकुलेशन करना थोड़ा सिंपल है, शीट से निकाला जा सकता है, मोर सूटेबल आ जाता है. देन उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या क्या, थोड़ा एक्सपेंसेस आ जाता है, रिजल्ट में थोड़ा चेंजेस आ जाता है, जो टाइम फैक्टर हो वो भी थोड़ा कम्प्लीटली इग्नोर करा जाता है, कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करा जा सकता है. देन उसके बाद नो डिस्टिंक्ट ड्रॉन बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वर्कर्स में और मशीनरी वर्कर्स में डिफरेंस नहीं कर सकते हम. द नेक्स्ट इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट वेजेस मेथड्स कौन कौन से. सो इन दिस इज सिंपल और ईजी मेथड है निकालने का. तो यही इसका फॉर्मूला है और आई थिंक सो ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज़ आएंगे यार, प्रैक्टिकली आ रहे हैं इसमें. तो सूटेबल, दिस मेथड इज सूटेबल फॉर लिविंग सर्कमस्टांसेस, जहाँ पे डायरेक्ट लेबर यूज़ होते हैं, प्रोडक्शन यूनिफॉर्म हो हमारा, देन लेबर एम्प्लॉयड हो, स्किल्ड लेबर हो, अनस्किल्ड भी चलेंगे. देन ऑटोमेटिक कंसलेशन के लिए ईजी मिल जाए, एडवांटेजेस मिलता है, लेबर रेट्स थोड़े ज़्यादा सूटेबल होते हैं, सर्टेन वेरिएबिलिटी होती है. देन डिसएडवांटेजेस क्या होता है, डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, टाइम फैक्टर थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. देन उसके बाद प्राइम कॉस्ट मेथड ही मेथड है इसमें, ये सब आपका प्रैक्टिकल में ही जाएगा. फिर डायरेक्ट लेबर मेथड आ जाता है, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है. देन सूटेबल, देन लेबर कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, मेजर फैक्टर्स होते हैं, रेट अच्छे से करे जाते हैं. देन उसके बाद हमारे पास है मशीन आर रेट क्या है. देन कैलकुलेशन मशीन आर रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सप्लीमेंट्री कैसे कैसे यूज़ होंगे. देन उसके बाद एडवांटेजेस क्या क्या आ रहे हैं, एक्सपेंसेस आ रहे हैं रेंट एंड रेट्स के, और बेसिस क्या है, फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड, जहाँ पे फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड करें, सुपरविजन ऑन द बेस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, लुब्रिकेंट्स ऑयल. देन इंश्योर वैल्यू फॉर ईच मशीन कितनी है, मशीन एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन, पावर, रिपेयर्स कितने यूज़ हो रहे हैं, एडवांटेज मिलता है, कंपेयर कर सकते हैं हम ईजीली, मैनुअल वर्क निकाल सकते हैं, साइंटिफिक चीज़ें निकाल सकते हैं. देन उसके बाद यूज़फुल डाटा मिल जाता है, रेडी मेथड मिल जाता है. देन डिसएडवांटेजेस क्या क्या होता है, एडिशनल वर्क यूज़ करना पड़ता है हमें. देन उसके बाद एक डिफरेंस है मशीन आर में एंड लेबर आर में. सो मशीन आर इट इज़ ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द ओवरहेड्स, ये ऑब्टेन करा जाता है डिवाइड करने से ओवरहेड्स में एंड एक्सपेंसेस को. देन ये ऑब्टेन करा जाता है ओवरहेड एक्सपेंसेस बाय एग्रीगेट पावर कितने. देन मशीन आर रेट इज़ कैलकुलेटेड एज, मशीन आर को कैसे निकाल सकते हैं और लेबर आर को कैसे निकाल सकते हैं.
देन उसके बाद नेक्स्ट इज़ सूटेबल व्हेन यूज़ ऑफ मशीन, जहाँ पे मशीन्स यूज़ हो रही हो, जहाँ पे मशीन नहीं यूज़ हो रही हो। देन उसके बाद डिफ़िकल्ट हो जाता है निकालना मशीन वाला, और लेबर वाला थोड़ा ईजी होता है निकालना। देन उसके बाद नेक्स्ट इज़ रेट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, की पर यूनिट प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग आप अपना रेट निकाल। थोड़ा सिंपल होता है, डायरेक्ट होता है, इजी होता है, इंडस्ट्री वाले निकाल लेते हैं। लिमिटेशंस क्या होती है, फ्यू साइज क्वालिटीज़ वगैरह प्रॉपर निकाल नहीं पाते हैं। देन उसके बाद चॉइस ऑफ एन ओवरहेड रेट, ओवरहेड रेट की आपकी चॉइस क्या है आपकी ओवरहेड कॉस्ट में या रेट्स में। देन फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी टेकन कंसिडरेशन बिफोर फॉर्मुलेटिंग। अब कोई आपको ओवरहेड कॉस्ट का फॉर्मूला लगाना है तो कुछ फैक्टर्स देखे जाते हैं। देख इक्विटेबल अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड्स क्या है। देन उसके बाद सिंपल एंड ईजी मेथड होता है रिलेशन विद अदर फैक्टर, कि अदर फैक्टर्स कैसे रिलेट हो रहा है और डिफरेंट डिपार्टमेंट में कैसे उसको यूज़ करने वाला है, वही सब चीज़ें। देन मेथड्स ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कौन से मेथड। तो फर्स्ट इज परसेंटेज वर्क मेथड, यहाँ पे परसेंटेज से निकाला जाता है। सेकंड इज परसेंटेज ऑन सेल्स, की अकॉर्डिंग टू सेल्स निकाला जाता है। देन मेथड्स ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, की मेथड कौन से होते हैं अब्जॉर्प्शन एंड सेलिंग के। सो selling and distribution of words can be absorbed by following methods. So first a rate of n per article, then second is a percentage of turnover, कि according to turnover कि where the selling price of each article is known, जहाँ पे each article का निकाला जा सके selling price क्या है, फिर उसके according निकाला जाता है। then under absorption and over absorption overhead, so meaning the amount of overhead absorption in cost is total amount of overhead cost allocated to the individual's application overhead cost. सो ओवरहेड आर फुली रिकवर्ड, जो ओवरहेड होते हैं फुली रिकवर्ड करे जाते हैं, बट कुछ प्री डिटरमाइंड रेट्स भी होते हैं। सो इफ द अमाउंट ऑब्जॉर्व इज लेस दैन द अमाउंट इनकर्ड, कि अगर हमने कम अमाउंट ऑब्जॉर्व करी है जितनी हमें करनी थी, मे बी ड्यू टू एक्चुअल एक्सपेंसेस बढ़ गए या फिर कोई भी चीज़ है, तो उसको बोल देंगे अंडर ऑब्जॉर्प्शन। एंड ऑब्जॉर्प्शन एक ऐसी अमाउंट है, मीन द अमाउंट बाय विच ऑब्जॉर्व ओवरहेड फॉल फॉर शॉर्ट, जहाँ पे हमने जो ऑब्जॉर्व ओवरहेड करे वो थोड़े शॉर्ट पड़ सकते हैं हमें जितने हमें उन्हें इनकर करने थे। देन ऑन द अदर हैंड इफ़ द अमाउंट ऑफ अब्जॉर्ब इज़ मोर देन एक्सपेंडिचर इनकर, किया हमने कुछ अब्जॉर्व ज़्यादा कर लिया है बट एक्सपेंडिचर हम थोड़े कम कर रहे हैं, अब्जॉर्व हम थोड़े ज़्यादा कर लिए हैं। और इनकर ड्यू टू एक्सपेंसेस बीइंग लेस, क्योंकि हमने एक्सपेंसेस थोड़े कम खर्च करे हैं तो इसकी वजह से थोड़ा ओवर ऑब्जॉर्प्शन आ जाता है। सो नेक्स्ट इज़ कॉजेज़ ऑफ अंडर एंड ओवर। कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, कॉजेज़ होते हैं कि एरर्स आगे एस्टिमेट करने में और प्रॉपर वॉल्यूम को एस्टिमेट करने में थोड़ा एरर आ गया, एक्चुअल वर्क आर थोड़ी लेस हो गई है। देन उसके बाद अकाउंटिंग फॉर अंडर एंड ओवर ऑब्जॉर्प्शन, अकाउंटिंग कैसे कर सकते हैं, तो यूज़ ऑफ सप्लीमेंट्री रेट कर सकते हैं ओवर एंड अंडर ऑब्जॉर्प्शन के लिए। देन राइटिंग ऑफ कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैरी सब्सिक्वेंटली ईयर चला सकते हैं, थोड़ा सा भी क्रिटिकल हो वो आप यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ सप्लीमेंट्री रेट्स का कैसे यूज़ कर सकते हो। सो सप्लीमेंट्री रेट्स इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द अमाउंट ऑफ अंडर ओवर, कि सप्लीमेंट्री रेट आप कैसे कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो आप ओवर एंड अंडर ऑब्जॉर्प्शन को एक्चुअल बेसिस से। देन उसके बाद करेक्शंस की जाती है। देन अमाउंट ऑफ अंडर ऑब्जॉर्प्शन एंड अकाउंटिंग पीरियड्स एडजस्टेड वर्क इन प्रोग्रेस, फिर जो ये प्रॉपर जो अमाउंट निकल जाती है उसको वर्क इन प्रोग्रेस में एडजस्ट कर सकते हैं, फिनिश स्टॉक में एडजस्ट कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्ट कर सकते हैं। देन राइटिंग ऑफ कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के राइट ऑफ कैसे कर सकते हैं, अंडर ऑब्जॉर्प्शन में एंड ओवर ऑब्जॉर्प्शन में। देन कैरी फॉरवर्ड सब्सिक्वेंट ईयर्स कि कैसे ईयर्स को एडजस्ट करना है। देन उसके बाद इलस्ट्रेशंस, देन उसके बाद जनरल प्रिंसिपल्स फॉर आइटम्स फॉर ओवरहेड एक्सपेंडिचर। सो फॉलोइंग आर द जनरल प्रिंसिपल, कुछ कौन से जनरल प्रिंसिपल है। सो ओवरहेड कंप्रोमाइज ऑफ इंडायरेक्ट कॉस्ट, कि यहाँ पे इंडायरेक्ट कॉस्ट से हमारी सारी ओवरहेड्स होती है। डायरेक्ट कॉस्ट आर नॉट बी ट्रीटेड एज ओवरहेड्स, की जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है उनको हम ओवरहेड की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। ओवरहेड कॉस्ट में भी अटैच टू कॉस्ट सेंटर इन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ बेनिफिट्स, कि कुछ चीज़ों को हम अटैच कर देते हैं। अगर हम बेनिफिट देखा जाए तो सो ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट, कि जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे कैपिटल नेचर से उन सबको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं कॉस्ट के साथ। देन उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग ओवरहेड्स, कौन कौन से मेथड्स हैं। तो द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, ओवरहेड्स इनकर्ड फॉरेन एक्सचेंजेस में क्या है, ओवर एंड रिलेटेड रिसोर्सेज कैसे है, क्रेडिट एंड रिकवरिंग कैसे है, एक अनऑब्जर्व ओवरहेड क्या होता है। देन उसके बाद
ट्रीटमेंट ऑफ सम आइटम्स और प्रोडक्शन ओवरहेड्स की कैसे करने वाले हो, यूजेज एंड कैंटीन एक्सपेंसेस को कैसे यूज़ करोगे, स्टोर ओवरहेड्स, मेथड्स ऑफ रिकवरी, मेथड की रिकवर कैसे करने वाले हो, देन कंपनसेशन मेथड्स को कैसे यूज़ करोगे, डियरेंस अलाउंसेस जो होते हैं उनको कैसे एडजस्टमेंट होने वाले, देन डिफेक्टिव वर्क होती है उनकी कैसे एडजस्टमेंट होगी। फिर उसके बाद ड्राइंग ऑफेंसेस एंड डिज़ाइनिंग कॉस्ट की कैसे एडजस्टमेंट होती है, देन इरेक्शन ऑफ डिसमाल्टिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, देन फाइनेंस एंड रियलाइजेशन। आई डोंट थिंक सो ये आएगा और एक्चुअल में नहीं आती है ये चीज़ें। देन हम एक बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम ये वाला क्वेश्चन वहीं पर एडजस्ट कर लेंगे। अगर इसको इम्पॉर्टेंट मुझे लगा तो मैं करा दूँगी उसमें, बाकी मुझे लग नहीं रहा है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स डिटरमाइनिंग ओवरहेड्स, अगर ये आ भी गया तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।